20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कुर्दों की सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक स्वायत्तता और भाषाई अधिकारों की मांग तुर्की की एकीकृत राष्ट्र राज्य की दृष्टि से टकराती रही है। जो शुरू में पहचान की लड़ाई थी, वह धीरे धीरे प्रतिरोध, सैन्यीकरण और राज्य दमन के चक्रों में बदल गई, जिसने कुर्द क्षेत्रों में रोजमर्रा के जीवन को आकार दिया। तुर्की राष्ट्र राज्य के गठन का पहला दौर 1920 के दशक से 1945 तक चला। यह रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी, जमहूरियत हल्क पार्टी (CHP) के एकदलीय शासन का काल था, जिसने अन्य राजनीतिक गुटों के गठन को दबाया और उन्हें किसी भी तरह की वैधता देने से रोका। CHP का नेतृत्व युद्धकालीन नायक मुस्तफ़ा केमाल पाशा के हाथ में था, जिन्होंने गणतंत्रवाद, राष्ट्रवाद, लोकवाद, राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता और सुधारवाद के अपने 6 सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति के मूल्यों को परिभाषित किया। 1950 तक, जब CHP का शासन समाप्त हुआ, यह युग केमाल अतातुर्क के अवतरितार नेतृत्व वाली लोहे की मुट्ठी से चिह्नित था। अल्पसंख्यकों को अलग-थलग महसूस हुआ और उनके अधिकारों का हनन हुआ, जिसके कारण 1920 से 30 के दशक के उथल-पुथल भरे दौर में केमालवादी नीतियों के खिलाफ कई विद्रोह हुए। तुर्की का धर्मनिरपेक्षता की ओर कदम 19वीं शताब्दी में देर से ऑटोमन साम्राज्य के दौरान शुरू हुआ, खासकर तंजीमात सुधारों 1839 से 1876 के साथ। इन सुधारों ने धर्मनिरपेक्ष कानूनी संहिताएं, आधुनिक शिक्षा, नौकरशाही सुधार और धर्म की परवाह किए बिना प्रजाओं की समानता पेश की, जिससे राज्य मामलों में इस्लामी कानून का प्रभुत्व कम हुआ। तुर्की 1923 में गणराज्य की स्थापना के बाद मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के नेतृत्व में औपचारिक और संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बना। केमालवादी सुधारों का उद्देश्य धर्म और राज्य के पृथक्करण पर आधारित था। इस कठिन कार्य को देश में धार्मिक संस्थानों को अस्थिर करके आगे बढ़ाया गया। मकबरों और दरगाहों जैसी धार्मिक संस्थाओं के कार्य को सीमित कर दिया गया और उन्हें किसी भी रहस्यवादी या धार्मिक आदेश जारी करने से रोका गया। साथ ही तुर्की भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया और कुर्द भाषा के उपयोग पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तुर्कों और कुर्दों के बीच खटास का रिश्ता तुर्की गणराज्य के गठन से ही चला आ रहा है। कुछ राज्य अधिकारी कुर्दों को अलग जातीय समूह मानने से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि वे वास्तव में पहाड़ी तुर्क हैं और इसलिए सार्वजनिक तथा आधिकारिक स्थानों में कुर्द भाषा के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं। कुर्दों के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वे 2000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं। उनकी कुल जनसंख्या लगभग 20 से 25 मिलियन है और जनगणना के अनुसार उनमें से आधे से अधिक तुर्की में रहते हैं। उनकी आबादी इराक, युद्धग्रस्त सीरिया, ईरान और तुर्की जैसे विभिन्न देशों में फैली हुई है। वे भाषाई और धार्मिक रूप से विविध जातीय समूह हैं, जिनके अनुयायी ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में शामिल हैं। कुर्द विभिन्न बोलियां बोलते हैं, जैसे कुरमांजी, सुरानी, जहाजा, किरमानशाही, गोरानी और लेकी। कुरमांजी तुर्की के उत्तरी भाग में रहने वाले लोग बोलते हैं, जबकि सुरानी दक्षिणी तुर्की और इराक में रहने वाले कुर्दों की प्रमुख भाषा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुर्दों की अपनी पहचान स्थापित करने की संघर्ष और तेज हो गया। तुर्की सरकार ने उन्हें पूर्व से हटाकर पश्चिमी अनातोलिया क्षेत्र में बसाने की योजना बनाई। योजना का उद्देश्य था कि कुर्द आबादी कुल जनसंख्या का 5% से अधिक न हो। हालांकि यह योजना ऑटोमन सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागू की गई, लेकिन कई बार इसे लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जबरन प्रवासन, सैन्य हिंसा हुई और निजी जीवन में भी कुर्द भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत के बाद तुर्की को 20 अक्टूबर 1920 को सेवरेस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये संधि ऑटोमन सरकार के लिए काफ़ी कठोर थी। हालांकि इसे कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन इसका अनातोलिया क्षेत्र फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विभाजित कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों ने पूर्वी अनातोलिया में आर्मेनिया की स्थापना और कुर्दों के लिए स्वायत्त क्षेत्र के पक्ष में भी प्रावधान किए। इससे युद्ध छिड़ गया क्योंकि तुर्की राष्ट्रवादियों ने 1919 से 1923 तक 4 वर्षों तक आक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ताकि तुर्की को विखंडित होने से बचाया जा सके। अंततः तुर्की राष्ट्रवादियों की जीत के साथ सेवरेस संधि को पलट दिया गया और अधिक प्रबंधनीय लॉजेन संधि कर ली गई,
जिसमें कुर्दों को स्वायत्त क्षेत्र देने का प्रावधान पूरी तरह अनुपस्थित था। दिलचस्प बात यह है कि कुर्दों ने ऑटोमन तुर्कों के साथ विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर भी लॉजन संधि में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि गैर मुस्लिमों के धर्म, स्कूल और भाषा युद्ध के समाप्त चुनाव को होने के बाद संरक्षित और कुर्द आबादी बचाना। को तुर्की सरकार के हमलों का सामना करना पड़ा, जिसने कुर्द स्थानों और सड़कों के नाम बदलकर तुर्की नाम रख दिए। अक्टूबर 1924 में अपनाए गए नए संविधान ने तुर्की को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। कुर्द लोगों को शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण उन्हें हर तरफ से दबाया गया। इससे कुर्दों में सशस्त्र विद्रोहों की लहर उठी। 1934 का बस्ती कानून बनाया गया, जिसने भूगोल को 3 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला क्षेत्र उन लोगों का था जो तुर्क थे और पहले से वहां रह रहे थे। दूसरा क्षेत्र वह था जहां निवासियों को तुर्की संस्कृति में आत्मसात करने की अच्छी संभावना थी। सबसे विवादास्पद तीसरा क्षेत्र था जहां गांवों के निवासियों को तुर्की भाषी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना था और पूरे क्षेत्र की खाली करने के आदेश पारित किए गए। कुर्द राष्ट्रवाद के उदय के साथ इस्लामवादी भी उभरे, जिन्होंने अब्दुल्लाह ओझलान के नेतृत्व में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के समर्थन से तुर्की सेना के साथ एक-एक करके युद्ध छेड़ दिया और देश को एक और गृहयुद्ध में खींच लिया, जो 1999 तक चला। अनुमानों के अनुसार इस खूनी जातीय युद्ध में 30,000 से 40,000 लोग मारे गए। इस दौरान शिया इस्लामवादी समूहों को भी मौका मिला। हिजबुल्लाह कुर्द क्रांतिकारी पार्टी ने दक्षिण पूर्व में अपनी कुख्यात गतिविधियां तेज कीं। हालांकि यह समूह पीकेके को खत्म करने के लिए अच्छी तरह तैयार था, इसलिए राज्य ने इसे काम करने की अनुमति दी, क्योंकि इससे दोहरा लाभ मिल रहा था: पीकेके विद्रोहियों से लड़ना और साथ ही प्रो पीकेके रुख रखने वाले बुद्धिजीवियों और लेखकों को निशाना बनाना। तुर्की संसद ने 1961 में एक कानून बनाया, जिसमें कुर्द बच्चों को तुर्की भाषा सीखना और पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इससे कुर्द छात्रों को समझने में कठिनाई हुई और कुर्द अमेरिकी वकील मार्टिन सेरबेस्ट, जो उस समय तुर्की स्कूल में पढ़ते थे, के अनुसार उन्हें तुर्की और कुर्द भाषा में समान शब्दों के उपयोग पर भी डांटा, धमकाया और पीटा गया। इससे देरसिम जैसे कुर्द बहुल क्षेत्रों के जनजातीय सरदार आक्रोशित हुए और उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के महासचिव को पत्र लिखकर तुर्की सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन किया। इससे कुर्दों को कोई मदद नहीं मिली। देरसिम और आसपास का अंतिम विद्रोह इतनी क्रूरता से कुचल दिया गया कि 1960 के दशक तक कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा। कुर्दों को भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार देने पर तुर्की का रुख कभी उनके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि तुर्की राज्य की जड़ें केमालवादी विचारधारा में हैं, जो तुर्क वंश पर आधारित है और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को अपनी छत्रछाया में लाने से कट्टरता से इनकार करती है। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार देना अल्पसंख्यक की अवधारणा पैदा करने का प्रयास माना जाता है और तुर्की राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बताया जाता है। कुर्दों के अधिकारों को उठाने का पूरा मुद्दा इस तथ्य से जुड़ा है कि अल्पसंख्यक के सदस्यों को बहुसंख्यकों की तुलना में बहुत कम अवसर मिलते हैं, जबकि बहुसंख्यक शिक्षा, नौकरियों, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बड़े अवसरों का लाभ उठाते हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।